नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुलकर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कोलोन कैंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलोन कैंसर, जिसे आम भाषा में बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है, ये कैंसर जो है जनरली वेस्टर्न पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। हालांकि हमारे देश के बदलते हुए खान पान के साथ हमारे देश में भी इसका प्रमाण जो है ये दिन ब दिन बढ़ता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। इसके रिस्क फैक्टर्स में जो सबसे पहला है कि जैसे जैसे एज होती जाती है तो इसका कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। दूसरी बात, जो लोग स्मोक करते हैं या टोबैको कंजम्पशन करते हैं, ऐसे लोगों में भी कोलोन कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया। ऐसे लोग जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज जैसी बीमारी है, ऐसे लोगों में भी आम पॉपुलेशन से ज्यादा कोलोन कैंसर के होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोग जिनमें कोई फैमिलियल सिंड्रोम है या हेरिडिटरी सिंड्रोम है, ऐसे सिंड्रोम जिनके कारण कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ऐसे लोगों को भी कोलोन कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। इसके एग्जाम्पल है लिंच सिंड्रोम या फिर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम। ऐसे लोग जिनका अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है या फिर ओबेसिटी भी कैंसर का रिस्क फैक्टर है। ऐसे लोग जो खाने में रेड मीट का कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों में भी कोलोन कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया है। साथ ही में ये भी देखा गया है कि जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें लेस फाइबर होता है, ऐसे लोगों में भी कोलोन कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये भारत में आम होते जा रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी बढ़ रही है, हम प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, लेस फाइबर फूड खा रहे हैं। सो इन सारे कारणों से कोलोन कैंसर का जो खतरा है वो भारत में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब क्या हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं? कुछ रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और यूएस प्रिवेंटिव टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है, उसके हिसाब से 45 to 50 ईयर्स के बाद हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी की जांच की जा सकती है इस बीमारी को अर्ली पता लगाए जाने के लिए जनरल पॉपुलेशन में। हालांकि जिन लोगों में इसका रिस्क ज्यादा है, जैसे कि जिनके फैमिली में ऑलरेडी इस प्रकार का कैंसर हो चुका है कम एज में, या फिर उनको कोई फैमिलियल सिंड्रोम है वो नोन पता है, तो ऐसे लोगों में इसकी स्क्रीनिंग 45 साल की उम्र से बहुत पहले स्टार्ट कर दी जाती है। जनरली उनके फैमिली में जो सबसे पहला केस हुआ था उसके 10 साल पहले से या फिर 25 साल की उम्र से ही चालू कर दी जाती है। अब इस बीमारी का आम आदमी में जनरली पता कैसे लगता है, इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में या तो फिर मल से खून आना, या तो पेट में दर्द देना, या तो फिर अगर जिन केसेस में बीमारी ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है उनमें कई बार कमर में दर्द होना, या फिर बिना किसी कारण से वेट लॉस होना, इस टाइप से भी कई बार जो है केसेस प्रेजेंट करते हैं। अब इसके डायग्नोसिस में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक कोलोनोस्कोपी की जांच। कोलोनोस्कोपी ना सिर्फ स्क्रीनिंग में हेल्प करती है बल्कि कई बार ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है। डायग्नोसिस में ये एक नॉर्मल पॉलिप और एक कैंसरस पॉलिप को डिटेक्ट कर सकती है। साथ ही में बायोप्सी द्वारा बायोप्सी भी ली जा सकती है इस प्रोसीजर के दौरान, और उस बायोप्सी के द्वारा इस बीमारी को कंफर्म किया जा सकता है। एक बार इस बीमारी को कंफर्म कर दिया जाता है बायोप्सी पे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि ये बीमारी और कहाँ तक फैल चुकी है। अगर ये बीमारी सिर्फ कोलोन तक सीमित है, या ये आजू बाजू के टिश्यूज में फैल चुकी है, या फिर ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल चुकी है। अगर ये दूसरे ऑर्गन्स तक फैल चुकी है तो इसे स्टेज 4 कैंसर का नाम दिया जाता है। वहीं अगर ये बीमारी अपनी जगह पे सीमित है तो ऐसे कैंसर को जनरली क्यूरेटिवली ट्रीट किया जा सकता है और इससे पूरी तरह निजात पाने की कोशिश की जा सकती है। अब चलिए समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में अगर ये डिसीज लोकलाइज्ड है और ऑपरेबल है तो ऐसे केसेस में अपफ्रंट सर्जरी करके इस बीमारी को निकाल दिया जाता है। जिन केसेस में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस वाला केस है, ऐसे केसेस में प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टोमी भी की जा सकती है। मीन्स पूरी तरह बड़ी आंत को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैंसर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार बीमारी को निकाल दिया जाता है उसके बाद पैथोलॉजिकल स्टेज की जाती है और उसमें देखा जाता है कि बीमारी के वापस आने के क्या रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, जैसे कि लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी आ चुकी है, या फिर ट्यूमर का साइज ज़्यादा है और वो आजू बाजू के टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर रहा था, या उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो है दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकती है, तो ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी को सर्जरी के बाद ऐड किया जाता है ताकि इस बीमारी को वापस आने से रोका जा सके। अब जिन केसेस में बीमारी ऑलरेडी दूसरी जगहों पे फैल चुकी है, ऐसे केसेस में सर्जरी करके बीमारी को निकालने का फायदा डायरेक्टली नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जनरली सिस्टमिक ट्रीटमेंट यानी कि कीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी द्वारा बीमारी को कंट्रोल में रखा जाता है ताकि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन की जा सके, साथ ही में उसके सर्वाइवल को बढ़ाया जा सके। अब इसमें काफ़ी सारे टारगेटेड थेरेपीज जो है ये कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। जो सबसे पहला टारगेटेड थेरेपी जो इसमें यूज़ किए जा रहे थे वो था एंटी EGFR ड्रग्स, जो कि सिटुक्सिमैब या पैनिटुमैब था। अब इसमें एंटी VEGF ड्रग बेवासिजुमैब भी काफ़ी यूज़ किया जाता है।
डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में जो अदर टारगेट्स हैं, अदर उनमें से कोई टारगेट मिलता है तो उसके हिसाब से भी टारगेटेड ड्रग्स दिए जा सकते हैं। ऐसे केसेस जिनमें MSI हाई है या फिर राइट साइडेड ट्यूमर है या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें लगता है कि इनमें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा काम कर सकती है, तो ऐसे केसेस में इम्यूनोथेरेपी को भी दिया जा सकता है और उससे भी बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये बीमारी जो है ये ऐसे लोगों में जिनमें फैमिली प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है उनमें जल्दी पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग जल्दी शुरू की जानी चाहिए। ऐसे लोग जो जनरल पॉपुलेशन में आते हैं उन लोगों को इसके रिस्क फैक्टर्स को समझना चाहिए ताकि इसके रिस्क को कम किया जा सके, ताकि इस बीमारी का जो प्रमाण बढ़ता जा रहा है उसे रोका जा सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।